नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जानना जरूरी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कोरोना से ठीक हुए युवाओं में स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है। साथ ही आंखों से लेकर सिर तक गंभीर स्ट्रोक का रिस्क हो सकता है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, पहले देखते हैं। स्वस्थ युवाओं में कोरोना वायरस के कारण स्ट्रोक का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है कि 30 से 40 साल की उम्र के संक्रमित मरीजों को इतने गंभीर स्ट्रोक आ रहे हैं, जो आमतौर पर उम्र दराज मरीजों में देखे जाते हैं। खास बात यह है कि संक्रमित होने से पहले इन युवाओं में स्ट्रोक के कोई लक्षण नहीं थे। दरअसल स्ट्रोक मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त आपूर्ति रुक जाने या फिर मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाने को कहते हैं। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जब मस्तिष्क तक रक्त पहुंचने में रुकावट होती है। इस स्थिति में ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन और रक्त पहुंच नहीं पाती। ऑक्सीजन के बिना मस्तिष्क की कोशिकाएं और ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ज्यादा गंभीर हो सकता है स्ट्रोक। शोध में पाया गया है कि आमतौर पर होने वाले स्ट्रोक की तुलना में संक्रमित हो चुके मरीजों को आए स्ट्रोक अलग तीव्रता के हैं। ऐसे स्ट्रोक का असर मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध पर पड़ रहा है, जिस कारण इन मरीजों की जान के लिए खतरा बढ़ गया है। अब तक सामने आए स्ट्रोक के मामलों में पता लगा है कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों में रक्त का थक्का बनने लगता है, जो स्ट्रोक होने का प्रमुख कारण है। यानी जिन मरीजों को ये जानकारी ही नहीं थी कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, ऐसे मरीज अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां उन्हें स्ट्रोक आ गया। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रोक फाउंडेशन के मुताबिक ऐसे मरीज के शरीर में सामान्य से बदलाव भी इस स्थिति का संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों पर गौर करना जरूरी है। स्ट्रोक का चेहरे पर असर स्ट्रोक का सबसे बड़ा लक्षण है। शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी का होना, इसका असर खासकर चेहरे पर देखने को मिलता है। चेहरे का एक हिस्सा सुन्न पड़ सकता है। हंसने पर चेहरा अजीब सा दिखता है। कई बार मुंह टेढ़ा भी हो जाता है। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी की वजह से मरीज की बोलने की ताकत भी प्रभावित हो सकती है। किसी व्यक्ति को बोलने में दिक्कत हो रही है या वो शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो ये स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। स्ट्रोक का असर आंखों पर भी पड़ सकता है। इससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है या आंखों में धुंधलापन आ सकता है। अगर आपको लगातार सिर दर्द, अचानक चक्कर आना या मांसपेशियों में दर्द हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करें। यह दर्द किसी बड़ी परेशानी की निशानी हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के आगे के प्रभावों, विशेषकर स्ट्रोक से बचाव के लिए जरूरी है कि मरीज अपने रिकवरी पीरियड के दौरान सावधान रहे। शरीर में होने वाले किसी भी छोटे बदलाव या असहजता को सामान्य न माने और जरूरत लगने पर डॉक्टरी सलाह ले। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की परेशानी है, तो समय समय पर ब्लड शुगर टेस्ट करें। नशा और धूम्रपान से परहेज करें। यदि आप उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो धूम्रपान से परहेज जरूरी है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि सबसे ज्यादा गंभीर हो सकता है ये स्ट्रोक, और कोविड वायरस के बाद, कोरोना वायरस के बाद बहुत ज्यादा इसका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण इस पूरी रिपोर्ट में हमने देखी है कि बिना लक्षण वाले जो मरीज हैं उन्हें भी ज्यादा खतरा है। कैसे? हमारे साथ दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स जुड़े हैं, उनसे हम इसकी पूरी बातचीत भी करेंगे। आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व सुपरिटेंडेंट हैं रायपुर एम्स के। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर करण। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर आर.एन. टंडन आपसे ही करना चाहती हूँ। स्ट्रोक की बात आज हम कर रहे हैं और पूरी रिपोर्ट हमने देखी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कोरोना से जो ठीक हुए हैं उन मरीजों में स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा है, और मस्तिष्क पे हम यदि हेड की बात करें तो बहुत तेजी से इफेक्ट करता है। क्या सिम्टम्स माने जाएं और किस तरह से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है? जैसे हमें पहले से ही पता है कि कोरोना जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, थ्रोम्बोजेनिक है, इम्यूनोजेनिक है। तो जब हम थ्रोम्बोजेनिसिटी की बात करते हैं, जहाँ पे ये ब्लड क्लॉट्स की बात आती है, और ये देखा गया है कि कोरोना के अंदर जिस तरह से ये सारे खून की नलियां जो हैं, छोटी से लेके और बड़ी तक,
सबकी जो एंडोथीलियम होती है उसके ऊपर इफेक्ट करता है और साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनमें भी फर्क पड़ता है। तो ये ब्लड में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और साथ में ब्लीडिंग का भी खतरा रहता है। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं आपको किसी भी ऑर्गन को खराब करने में जो है सक्षम है, चाहे वो क्लॉटिंग हो चाहे वो ब्लीडिंग। तो स्ट्रोक का जो असर देखा गया कि बहुत सारे मरीजों में जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, जिन्हें अचानक सर दर्द होता है, उनके फेस के ऊपर थोड़ी सी कमजोरी आती है, फिर उनको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर कंफ्यूजन की स्टेट आती है, हाथ पैरों में वीकनेस आ रही है। तो ये किसी भी तरीके का लक्षण आ सकता है और ये कोरोना के चलते हुए भी आ सकता है और कई बार कोरोना के 6 और 12 हफ्ते के बाद भी आ रहा है, जिसको कि हम लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीजों का है ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम नहीं हुई, बस सिंपल हल्का सर दर्द हुआ, थोड़ी सी वीकनेस हुई, थोड़े से जबान लड़खड़ाने लगी और फेस के ऊपर उन्हें लगा कि कई बार जैसे दिखाई देता है कि फेस टेढ़ा हो जा रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और उसको वो नजरअंदाज कर जाते हैं। नजरअंदाज करने का पर्पस और एम उनका ये होता है कि आज की तारीख में हॉस्पिटल जाएंगे तो वो कहीं वहां से कोरोना को ना ले आए वापस। तो इस डर से वो इलाज के लिए नहीं जाते, जबकि वो कोरोना का एक लक्षण होकर के सामने आया उनमें और उनमें ये पाया गया कि उन्हें कोरोना हो चुका था और उसके बाद ये प्रॉब्लम। तो इससे क्या हुआ कि एक तो वो पहुंचे नहीं मेडिकल हेल्प के लिए, और जो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए जिसमें कि टाइम जो है ब्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हार्ट और ब्रेन के लिए टाइम की महत्वता इतनी है कि जितनी जल्दी आप पहुंचोगे और जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग है उसको बस्ट किया जाए, चाहे वो दवाइयों से, चाहे वो आपकी खून की नली में एक नली और डाल के जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं और कैथेटर से उस क्लॉट को निकाला जाए, ये जितनी जल्दी हो जाए। ये माना जाता है कि अगर 6 घंटे से और 24 घंटे के बीच में अगर आपने ये ट्रीटमेंट दे दिया, चाहे वो क्लॉट बस्टर हो चाहे वो क्लॉट रिमूवल हो, तो आप मरीज को बहुत हद तक नॉर्मल स्टेज पे ले आओगे, क्योंकि ब्रेन डैमेज नहीं होगा। परंतु कई बार ये स्ट्रोक जो है सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि क्लॉटिंग हो रही है, इसलिए भी हो रहे हैं कि उनका जो लंग्स बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और उनका ऑक्सीजन सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था और वो समय पे नहीं बढ़ पाया, तो ब्रेन एनॉक्सिया होने से भी ब्रेन डैमेज हो रहे। उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पर रिकवरी के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। पर क्लॉटिंग और ब्लीडिंग को जो है हम जरूर कंट्रोल कर पाते हैं और जितनी जल्दी इलाज कर लेते हैं वो फायदा पड़ता है। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है, ये नहीं कि एल्डरली में ही हो रहा है या जिन्हें पुरानी प्रॉब्लम्स हैं क्लॉट वाली। क्लॉटिंग को जो फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपरकोलेस्ट्रीनिया हो, चाहे उनकी स्मोकिंग की हैबिट हो या फैमिली हिस्ट्री हो, तो उन सब चीजों के अलावा भी उनको हो जाता है, जो कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। बिल्कुल, चलिए आर्यन टंडन जी बीच में रोक रही हूँ, डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर करण पीपरे, क्या लगता है, एक बात और भी आई इस रिपोर्ट में कि बिना लक्षण वाले मरीजों को थोड़ा सा ज्यादा खतरा है, और ये जो बिना लक्षण वाले हैं, अभी तक तो ये था कि चलिए कोविड यदि हुआ है तो आने वाले समय में हो सकता है उसका रिएक्शन है, एक वीकनेस होती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, पोस्ट कोविड की बात भी आर्यन टंडन ने कही यहाँ पर, तो हो सकता है। पर जिनमें ऐसे सिम्टम्स थे ही नहीं या जो जिनको कोविड नहीं था, अब या तो ये हो सकता है कि उन्हें पता नहीं है कि वो कोविड था या नहीं था, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे लोग टेस्ट कराने भी नहीं जाते, बाद में सिचुएशन उनके साथ हो रही है तब पता चलता है कि नहीं, ऐसे उस दौर से वो निकले हैं। तो इन सब चीजों को लेके क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत बढ़िया चर्चा है। आपने जो टॉपिक आज का दिया है, लेटेस्ट जो कोरोना काल में चल रहा है, इस पैंडेमिक बीमारी में चल रहा है, कोरोना से ठीक हुए युवाओं में स्ट्रोक का खतरा, तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, 1-2 साल पीछे ले सकता हूँ। मुझे मालूम है कि इसके पहले 1 साल 1.5 साल पहले भी इसी प्रकार के स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के मरीज हॉस्पिटल्स में आते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में और एम्स में, दिल्ली एम्स है, रायपुर एम्स है, और यहाँ कार्य किया है, तो मैंने देखा है कि युवाओं में भी हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण या
उनको एथेरोस्क्लेरोसिस है और इन्फ्लामेशन है उसमें, तो जो क्लॉट होता है ब्लड क्लॉट, वो सर्कुलेशन में आकर के या तो हार्ट में हार्ट अटैक करेगा, सडन डेथ भी हो सकती है, या चेस्ट पेन होगा, और या फिर ब्रेन में चला गया, कोई कैरोटिड आर्टरी है या दूसरी और कोरोनरी आर्टरीज है, या ब्रेन की ही आर्टरीज में जो धक्का खून का रहता है वो डिटैच होकर के अगर और आगे जाएगा तो नली को ब्लॉक करेगा, या तो फट जाएगा, तो उसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं। उसके भी सेम ऐसे ही लक्षण होते हैं। हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, जैसे बाएं तरफ अगर हुआ है तो दाहिने तरफ उसमें पैरालिसिस हो जाता है। इसी प्रकार से चेहरे का पैरालिसिस है, हाथ पैर का पैरालिसिस है, या जो स्फिंक्टर्स होते हैं लेटरिन बाथरूम के, वो काम करना बंद कर देते हैं, तो नली लगती है, आपने देखा होगा, और एनीमा वगैरह दे करके कराते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इसके ढेर सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सदियों से काम कर रहे हैं, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, वो इसीलिए कि ये केस उस समय होते थे, इसमें किताबें हैं, इसमें रिसर्च है, ये सब हो रहा, तो इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। और अभी अपन इतनी जल्दी ये कह भी नहीं सकते दावे के साथ कि कोरोना से रिलेटेड ये डेथ हो रही है, क्योंकि अभी ये ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, इसमें रिसर्च होने दें, जगह जगह के आंकड़े आने दें। लाखों लोगों को एक साल में, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को स्ट्रोक होता है। 6 से 7 करोड़ के आंकड़े हैं प्रति वर्ष के। 6 से 7 करोड़ लोगों को स्ट्रोक और हैमरेज होता है, और उसमें से लगभग 40 से 50% लोग 30-40 की बीमारी के होते हैं। चूंकि ये यंगस्टर्स भी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, उसके कारण खून की नसें फट जाती हैं। तो खून की नस के फटने से या तो ब्रेन की, अगर साजे में उसका लेटेस्ट है, बिना विलंब किए अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, आईवी फ्लूइड से जो उसकी दवाइयां हैं और थ्रोम्बोलिटिक जो एक्शन लिया जाता है, ये सब ले लें तो उसकी जान भी बच जाती है। और नहीं तो वो वीकनेस तो उसमें आती ही, एक बार अगर स्ट्रोक हो गया या हैमरेज हो गया ब्रेन में, तो ये जिंदगी के लिए पूरा खतरा है। लोग आपने देखा होगा कि अधिकांश जो मौत होती है इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ब्रेन के स्ट्रोक और हैमरेज से होती है, नसों के फटने से होती है, और या तो लकवाग्रस्त होकर के वो बैठे हुए जीवन यापन करते हैं या खत्म हो जाते हैं। क्योंकि स्ट्रोक अगर होता है तो इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, तो सिर दर्द के साथ में उसको वॉमिटिंग होती है, उसके बाद में वो बेहोश हो जाता है, वॉमिटिंग से फेफड़े में चली जाती है, एस्पिरेशन हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि इसमें कमजोरी आती है, हाथ पैर में डिफिकल्टी वॉकिंग होती है, कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता, उल्टियां होती हैं, इम्बैलेंस हो जाती है बॉडी चलने में। तो ये पूरे संसार की प्रॉब्लम तो शुरू से हो गई। अगर ये नहीं होगा तो आदमी मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, फिर कोई नहीं मरेगा। लाखों लोग इसी से मरते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हार्ट अटैक, तीसरे नंबर पे आता है कैंसर। तो ये माना जा सकता है कि चूंकि ये जो वायरस है, हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, वैज्ञानिकों के लेख पढ़ रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, और जो शोध हो रहे हैं लगातार उन्हें भी पढ़ रहे हैं कि इसके आने से फेफड़े में जो इन्फेक्शन होता है उसके साथ में ब्लड से ही ये ब्रेन में वहां भी इन्फ्लामेशन करता है, आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होगा, ब्रेन की सेल्स में होगा, हार्ट की सेल्स का अपन ने डिस्कशन किया था कि हार्ट अटैक से भी मरते हैं, उसमें भी आता है, डायबिटीज हो जाती है, पैनक्रियाटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस होती है, ये सब पाया गया है। क्योंकि एक इन्फेक्शन है वायरस का, और मरीज का अंग या ब्लड इस इन्फेक्शन से ग्रस्त होता है, वायरीमिया होता है, सेप्टिसीमिया होता है, सुपर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वायरस के साथ में बैक्टीरिया भी आते हैं, जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में नॉर्मली पड़े रहते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया, फ्लोरा कहते हैं उनको, वो भी आकर के और उसमें हमला करते हैं बॉडी के अंगों में। और तो हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में जो आर्टरीज होती हैं वहां से लेकर के ब्रेन सेल्स तक के बीच में अगर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है या बंद हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है,
तो उसका कारण भी वायरस का इन्फेक्शन है, वो हो सकता है, क्योंकि डिटैच होकर के या तो वो लंग की जो आर्टरीज हैं वहां से, या हार्ट की आर्टरीज से, या गले की जो कैरोटिड आर्टरीज होती है, या ब्रेन की ही सेरेब्रल आर्टरीज होती है। तो जैसा आपने बताया कि जो उसके दोनों गोलार्ध हैं, सेरेब्रम वगैरह है या सेरेबेलम है, ये सब में हमला होता है और उसकी जो कोशिकाएं रहती हैं, अगर ब्लड नहीं मिलेगा ब्रेन की सेल्स को, तो वो डेथ हो जाती है उनकी। और जिस पार्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो सेल्स ब्रेन की जिम्मेदार होती है, वो ही अगर खत्म हो जाएगी तो आपका जो अंग है, वो पूरा ब्रेन जो आपका डायरेक्टर है, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो उसमें वीकनेस आने लगेगा। बिल्कुल। जितनी मात्रा में सेल्स डैमेज होंगी, उतनी मात्रा का वीकनेस आपके अंगों में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर करण पिपरे, ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ। डॉक्टर आर्यन टंडन, एक बात है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि यदि कोरोना संक्रमण के आगे के प्रभावों से, विशेषकर स्ट्रोक से यदि आपको बचना है तो आपको बचना है, और इन बचने के लिए मरीज जो हैं अपने रिकवरी पीरियड के दौरान थोड़ा सा सावधानी रखें। मतलब यदि आपको कोविड हुआ है और आप रिकवरी पीरियड के दौरान है, हो सकता है वो कोविड आपको कितने % था, आपके लंग्स में कितना इन्फेक्शन था, ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी। तो किस तरह की सावधानी ये हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही बताया ना कि सावधानी में आपको जो थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां बताई गई कि आपको सर दर्द या आपके आवाज में कुछ लड़खड़ाहट आ रही है, या चेहरे पे कोई वीकनेस महसूस हो रही है, टेढ़ापन हो रहा है, या हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, या दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर। जैसे अब आमतौर पे क्या देखा जा रहा है कि जिन मरीजों को सीरियस इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, और इनके लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी, क्लॉटिंग हुई थी, और उनके न्यूमोनिक पैचेस आए थे, उन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि बाद में छुट्टी करने के बाद भी उनकी ब्लड रिपोर्टों के आधार पे ब्लड को पतला करने की दवाइयां दी जाती, चाहे वो एंटीकोगुलेंट किए जाते हैं या इकोस्प्रिन वगैरह दी जाती है। तो इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जो इफेक्ट कोरोना का आपकी खून की नसों पे चल रहा है, या जो क्लॉटिंग का डर है, उसको रोकने के ये सब प्रावधान है। और साथ में ये भी देखना है कि अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, तो आपको अपनी दोनों चीजों को अच्छे से कंट्रोल करके रखना है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं पड़ती। और अगर आपको पहले डायबिटीज नहीं थी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग कराना है। कई बार हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कह चुके हैं कि कोरोना के सीवियर इन्फेक्शन के बाद डायबिटीज होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। रीजन उसका ये है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, स्टेरॉइड चलते हैं, और वायरस का इन्फेक्शन अगर पेनक्रियास पे हो गया तो भी आपकी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, अपनी शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और जो दवाइयां आपको दी गई हैं, चाहे वो एंटीकोगुलेंट है या इकोस्प्रिन वगैरह दिया गया है, उसका रेगुलर सेवन करना है। और किसी भी चेहरे पे परेशानी, या बोलने में परेशानी, या सर में अनयूजुअल दर्द, हाफ साइडेड कहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेशंस करके ये पता कर पाएंगे कि क्या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। क्योंकि ये 12 हफ्ते तक आपको ये कहा गया है कि इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि 12 हफ्ते के बीच में कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान अच्छे से रखना है। और ये देखा गया है कि 1 to 7% से ज्यादा लोगों को, यंग लोगों को स्ट्रोक हो रहे हैं, और खास करके ऐसे लोगों को जिनको माइल्ड सिम्टम्स थे और सडनली मॉडरेट हुए और अचानक उनको स्ट्रोक हो गया। वो मॉडरेट जैसे ही हुए, उनका मतलब लंग्स में प्रॉब्लम आई, उनका सैचुरेशन ड्रॉप हो, तो सडनली स्ट्रोक हो गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और रेगुलर अपना ऑब्जर्वेशन में रखना है, टेस्टिंग कराते रहना है, क्योंकि जिनके भी CRP, IL-6 और D डाइमर्स बढ़े हुए हैं, फेरेटिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, वो सब रिस्की है। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, पिछले वाले में अगर बात करें 2020 में, तो उस समय लोग आए स्ट्रोक से थे, उनका कोरोना स्टेटस पता भी नहीं था कि उन्हें कोरोना हुआ है। स्ट्रोक आया, उसका ट्रीटमेंट किया गया, परंतु उसी समय
क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन चल रहा था तो कोविड टेस्ट कराया गया, आरटीपीसीआर तो पॉजिटिव आया। तो बहुत बार ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसका अब चल के ये माना जा रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम वायरस अपने आप से भी कर सकता है, एंडोथेलियल डैमेज करके भी कर सकता है, और जो क्लॉट बन रहा है आपकी बॉडी में उससे भी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो खून की नसें अगर इन्वॉल्व हो रही हैं किसी भी इन्फेक्शन में, तो वो हर ऑर्गन को, हर अंग को आपके खराब करने में जो है पूरी सक्षम है। और कई सारे केसेस देखे गए हैं जिनकी की वीनस क्लॉटिंग हो रही है, और खासकर यंग्स में जो है वीनस ब्लड होता है, आर्टेरियल एक मेजर आर्टरीज में होता है, यानी कि कैरोटिड में होगा, सेरेब्रल आर्टरी में होगा, जिन्हें स्ट्रोक हो रहे हैं। और कई बार वीनस साइनसिस होते हैं ब्रेन में, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ये खासकर यंग्स में देखे जा रहे हैं। एल्डरलीज में तो छोटी वाली आर्टरीज में होते हैं, अचानक उनकी क्योंकि पहले से कम्प्रोमाइज है तो उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स होके जाते हैं। पर यंग में ये बड़ी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि सीरियस प्रॉब्लम आती है। जब बड़ी आर्टरी में इन्वॉल्व होगा यानी कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो दिक्कत वाली चीज है। तो इसमें यंगस्टर्स को यानी कि लेस देन 45 उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने जरा सी तकलीफ कोरोना के समय में अगर आपको हो रही है, सर दर्द, कमजोरी, देखने में परेशानी, हाथों में वीकनेस, लड़खड़ाहट, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें जो फास्ट है पेस, और हमें अपनी टाइम को जरूर सेव करना है, क्योंकि टाइम इज ब्रेन, ब्रेन इज टाइम। अगर हमने टाइम गवा दिया और नहीं गए अपने इलाज के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। और उन परेशानियों से बचने के लिए आजकल साइंस में बहुत कुछ है, चाहे वो क्लॉट बस्टर्स है, चाहे वो क्लॉट रिट्रीवल है, सब तरीके से हम इसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर अस्पताल समय से पहुंचेंगे तो सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अगर चलिए आप नजरअंदाज करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर गरुड़ पिपरे, एक बात है, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जो रिसर्च हुई है उसमें यह भी देखा गया है कि 30 से 40 साल की उम्र के संक्रमित मरीजों को ही इतने ज्यादा गंभीर स्ट्रोक आ रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा एज मुझे नहीं लगता ये है, यंग्स कहा जा सकता है। अरे आमतौर पर यदि कंपेयर करें हम दूसरे पेशेंट से तो आमतौर पर उम्र दराज मरीजों में ऐसे जो स्ट्रोक है वो देखे जाते हैं, लेकिन वो लेवल कंपेयर करके देखें तो इतनी कम एज के लोगों को वो स्ट्रोक आ रहा है, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। देखिए हम लोगों को भी पढ़ाया गया है, हम लोगों ने भी वार्डों में काम किया, देखा है, अस्पतालों में देखा है। मुझे याद है कि यंग लोगों को भी स्ट्रोक आते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ये पोस्ट कोविड नहीं आ सकता। ये यंग लोग भी तो उसी पॉपुलेशन के हैं जो करोड़ों लोग साथ में रहते हैं, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक होकर के अच्छे हुए हों या इन्फेक्शन के बाद हुए हों या जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो ये रिसर्च का विषय रहेगा। इतनी जल्दी इसको ये इससे कोरिलेशन करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब करोड़ों लोग इससे मरते हैं या ये स्ट्रोक और हेमरेज होता है, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर इसकी जांच करते हैं, इसके वार्ड बने हुए हैं, इसकी सर्जरी होती है, इसका मैनेजमेंट होता है, तो अभी तो ये इतनी जल्दी कहना बहुत ही मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप अपने पैरामीटर्स को चेक कराते रहे। पोस्ट कोविड वालों को ज्यादा ध्यान रखना है, और मैं तो कहता हूँ पोस्ट कोविड क्या पूरी जनरल पॉपुलेशन को आप अपने आप को फिट रखें, जितने पैरामीटर्स उसको नॉर्मल में रखें, बीपी को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, धूम्रपान न करें, नशा न करें, शराब न पिए। मैं समझता हूँ कि आपको ना तो कोरोना होगा, और इन लोगों को नहीं होता जो लोग नहीं, जो स्पोर्ट्समैन है या जो लोग हृदय के रोगी नहीं है, डायबिटीज के नहीं, इन लोगों को नहीं हो रहा। जो धूम्रपान से परहेज कर, धूम्रपान और नशा ये फेफड़े को खराब तो करता है, ब्रेन को भी खराब करता है। तो आप हमको तो ये भी कहना है कि आप नशा ना करें, बीमारी को मॉनिटर करते रहें। अगर पोस्ट कोविड आप अच्छे हो गए हैं, और ये सब हो रहा है और चिकित्सक भी कहने लगे कि ये पोस्ट कोविड हो सकता है, ब्रेन का जो स्ट्रोक है ये पोस्ट कोविड हो सकता है, कल को लोग बोलेंगे वो कैंसर भी होता है तो कैंसर होने लगा। तो ये सब अभी इतनी जल्दी इसमें रिसर्च में नहीं आएगा कि ये इसके कारण हुआ है। इसके इंसिडेंसेस को देखना पड़ेगा, इसकी पूरी जो कारण है और इसकी जो संख्या है, इसके डाटा है, इसके स्टैटिस्टिशियन है, जब ये प्रस्तुत करे। ये रिसर्च तो हमारे यहाँ सब लोग करते रहते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं स्टूडेंट, तो एमडी के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के हैं, उनको भी ये टॉपिक दिया जाता है। लेकिन
और ये बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन अब कोविड है इस समय, तो वो उसको कोविड से रिलेशन में कर देंगे, तो ये थोड़ा सा जनता के लिए वो होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप कोरोना से तो बचें ही, आप कोरोना के बाद के जो लक्षण है अपने आप को मॉनिटर करते रहे। छोटा सा भी सिर का दर्द है या आंख में कम दिखता है या धुंधला दिखता है या खांसी चलती है या ब्रेन में किसी प्रकार का कोई लीजन डेवलप हो रहा है या आर्टरीज वगैरह में कोई इस्कीमिया हो रहा है, उसके हाथ पैर में कमजोरी आ रही है। क्योंकि अभी जो 1 साल से 1.5 साल से ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय जो यंग लोग हैं 30-40 साल के, वो घर में बैठ के अच्छा फैटी खाना भी खा रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, उनका वजन बढ़ रहा है। ये देखने में आया है, वजन बढ़ रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो रही है, वो ऑक्सीजन की तो कमी है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, ब्रेन में ये सब चीजें होती हैं। और रही बात एथेरोस्क्लेरोसिस की, जो खून का थक्का जमता है और उसमें इन्फ्लेमेशन होकर के वो डिटैच होकर जाता है, तो ये तो प्रोसेस तो बचपन से शुरू हो जाती है। माँ का दूध जिस समय बच्चा पीता है उसी समय से एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का आर्टरीज में जमा होना, साथ में कैल्शियम का जमा होना और लिपिड का जमा होना, फैट का, ये तो शुरू से है। लेकिन इस उम्र के आते आते 30 साल 40 साल 50 साल, तो जैसा आपने बताया अपने अनुभव से कि ये तो 50 60 70 साल की उम्र, जो अधिक उम्र के लोग होते उसमें होती है। लेकिन अब यंग लोगों में जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यंग लोगों में डायबिटीज होगी, यंग लोग लैक ऑफ एक्सरसाइज के शिकार होंगे और साथ में कोविड भी है, वो इन्फेक्शन इसको कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। करण पीपरे में बीच में रोक रही हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि जानना जरूरी है। देखिए, स्ट्रोक क्या है, रिसर्च में किस एज को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, युवाओं में खतरा ज्यादा है, बिना लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको ज्यादा खतरा है, आपको क्या करना है, किस तरह के सिम्टम्स होंगे, ये पूरी इस चर्चा से बात निकल कर आई है। तो आपको यदि कभी भी थोड़ा भी आफ्टर कोविड ऐसा फील होता है तो प्लीज आपको ये नहीं सोचना है कि हम हॉस्पिटल क्यों जाए, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।